आज हम ऐसे टाइम पे रह रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम फायर इज वेरी पॉपुलर। किसी को जॉब नहीं करना है, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है, इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। जेन जी वर्सेस मिलेनियल्स। एक जेनजी वाली पोर्टफोलियो में मोस्टली सबके पास सब होता है। एक स्मॉल केस का पोर्टफोलियो होता है, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट होगा, फ्रैक्शनल रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट भी होगा। पोर्टफोलियोज तो सेम होते हैं, ऑल ऑफ देम आर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द रॉन्ग प्लेसेस। इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट, अगर मैंने 30,000 रुपए खर्च कर दिए, 50,000 रुपए मेरी इनकम थी, उस 20,000 में से व्हाट इज अ गुड प्रोडक्ट टू स्टार्ट विद? अगर म्यूचुअल फंड समझ में नहीं आता, गो फॉर अ रिकरिंग डिपॉजिट। इंश्योरेंस का मतलब तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, इंश्योरेंस का मतलब तो है रिस्क का कवर। और लाइफ इंश्योरेंस में रिस्क क्या है? डेथ है। पैसे रिटर्न आने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? इसीलिए सोचते हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स है, सेल्समैन है, ऐसा बिलीव करा दिया उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस मींस एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। गाड़ी खरीदने के लिए कोई रूल ऑफ थंब? 20 लाख की गाड़ी और 10 लाख की गाड़ी, अल्टीमेटली यूटिलिटी तो सेम है। ट्रैफिक में अटकना। ट्रैफिक में अटकना है। Welcome Neeraj to the Angel One podcast. For our viewers, Neeraj is the CEO of Holistic Wealth, which is into financial advisory for retail investors and some HNI clients as well. The first question, I think that's the most important question for us in our discussion, is क्या LIC scam है? So firstly, thank you Parth and thank you Angel One मेरे को यहाँ बुलाने के लिए आज। I am very excited to talk to you. जी। क्या LIC स्कैम है या नहीं ये तो हम व्यूअर्स को डिसाइड करने देंगे, बट अभी LIC एक्चुअली न्यूज़ में है। अगर आपने पढ़ा होगा तो LIC क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं मेरे एजेंट्स का फर्स्ट ईयर कमीशन कम करने वाला हूँ फ्रॉम 35% टू 28%। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी आप कोई LIC की प्रोडक्ट खरीदते हो, पहले साल का जो कमीशन उन्हें मिलता है, जो आपको बेच के जा रहा है वो प्रोडक्ट, वो 35% हुआ करता था। और एक एवरेज म्यूचुअल फंड का कॉस्ट कितना होता है पता है आपको? 1%? 1 से 1.5% मैक्सिमम, राइट? सो आपको 35 साल लग जाएंगे सिर्फ वो कॉस्ट रिकवर करने में, राइट? तो इन अ म्यूचुअल फंड। तो पहली बात तो वो हो गई। दूसरी बात, अगर आप कोई भी LIC का प्रोडक्ट ले लो, उनमें जो एवरेज रिटर्न बनता है वो जो मैंने आज तक देखा है 6% से कम बनता है, राइट? और आपको पता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितना इंटरेस्ट रेट है? 7.1%। तो इट इज़ लोअर देन अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऑल्सो, राइट? तो सीधी सी बात है कि बायर बीवेयर। हाउ different are goals for people who are 25 or say for example a 60-year-old client? नेचुरली अभी जो आप कस्टमर्स देख रहे हैं आपके बिजनेस में भी, सबसे मोस्ट कॉमन गोल्स और रीज़न टू इन्वेस्ट क्या है? मोस्ट कॉमन गोल फॉर एन एवरेज इन्वेस्टर ऑफ से एवरेज एज ऑफ बिटवीन 25 to 35 इज फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल हो गया, राइट? क्योंकि आज हम इस ऐसे टाइम पे रह रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम फायर इज़ वेरी पॉपुलर। आपको भी पता होगा, हर आदमी को किसी को जॉब नहीं करना है, बट मेरे हिसाब से वो एक गलत एजेंडा है टू इन्वेस्ट द मनी। आई वुड सजेस्ट कि इन्वेस्टमेंट तो देखो करना ही चाहिए, बट जनरली मैं लोगों को क्या बोलता हूँ कि आप ऐसा काम करो जो आप अपनी ज़िंदगी भर कर सको। क्योंकि अगर आप जॉब छोड़ दोगे, अगर आप क्विट कर दोगे, तो देन व्हाट विल यू डू आफ्टर दैट, राइट? यू हैव टू पास योर टाइम सम वे और द अदर। तो एक ये हो गया। तो कॉमन गोल्स तो यही है, रिटायरमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, किड्स एजुकेशन। बट जब आप एक 60-year-old क्लाइंट के गोल्स देखोगे और एक 25-year-old क्लाइंट का गोल देखोगे, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 60-year-old क्लाइंट को चाहिए सर्टेनिटी कि मुझे हर महीने खर्चने के लिए मेरे हाथ में पैसे होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर उनके पास मोर देन नॉर्मल, मोर देन एवरेज पैसा है, तो वो पैसों को राइट प्लेसेस में इन्वेस्ट करना, सो दैट जब वो पैसे उनके बच्चे इनहेरिट करेंगे तो उन्हें वो सही ग्रोथ के साथ मिले, करेक्ट? सो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है एक सीनियर सिटीजन के लिए, एक रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए, कि उनके पास इमरजेंसी फंड होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ते रहती है, आपकी प्रोबेबिलिटी टू उन हॉस्पिटलाइज होने की, तबीयत ख़राब होने की ज़्यादा होती है, राइट? तो उनके लिए एक इमरजेंसी फंड, एक हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
25-year-old के लिए रिटायरमेंट गोल इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी ही स्टार्ट किया है जॉब करना, पैसे कमाना, राइट? तो उनको, और स्पेशली सेकेंडली उनको क्या फोकस करना चाहिए, मैं जो बोलता हूँ मेरे 25-year-old क्लाइंट्स को, कि आप अपनी हैबिट्स बिल्ड करो अभी, राइट? कि मैं हर महीने 10%, 20%, 30% इनकम सेव कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, राइट? What is a good number? There is no such thing called a good number, right? Because say somebody, I have clients जो कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, बट उन्हें पता है कि वो इन्वेस्ट उन्हें करना है, तो वो क्योंकि उनके पास कोई लोन है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किसी को बहन की शादी करनी है, किसी को पेरेंट्स का लोन उतारना है, राइट? तो ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे एक 25-year-old के पास अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, बट वो अपने पेरेंट्स को पैसे भेजता है क्योंकि उनके पेरेंट्स ने लोन ले रखे हैं जो आज तक पे नहीं हुए, राइट? तो बट हम क्या करते हैं, हम उनको गाइड करते हैं कि यस, आप अपने पेरेंट्स की जो लाइबिलिटी है वो तो पूरी करो ही करो, बट उसके बाद आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो देन उनकी, स्पेशली ऐसे केसेस में इंश्योरेंस की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप हम जो करते हैं ऐसे क्लाइंट के साथ इस जो ये ध्यान रखते हैं कि उनके सारे फैमिली मेम्बर्स के पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं। अगर आप सोचो, अगर 4 लोगों की फैमिली है और पेरेंट्स का रिटायरमेंट के पास उनका एज है, और उनके पास तो कोई फाइनेंसेस है, मतलब उनके पास तो कोई सेविंग्स है ही नहीं, तो अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है और किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो ये जो 25-year-old बंदा है या बंदी है, उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, उसको लोन लेना पड़ेगा टू पे दीज, राइट? तो ऐसे डिस्कशन ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज फॉर अ नॉर्मल पर्सन जिनके पास ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, हु इज़ इंडिपेंडेंट, व्हाट आई हैव सीन इज दे वांट टू स्पेंड मोर मनी ऑन एक्सपीरियंसेस, राइट? उनको कार खरीदना है, उनको घर खरीदना है, उनको इंटरनेशनल हॉलीडेज़ लेना है, राइट? तो उनको भी हमें एक ये एग्जांपल उनको ये समझाना ज़रूरी होता है कि यस, आपको ये करना है, यू शुड डेफिनेटली डू इट, यू शुड नॉट गिव अप ऑन योर डिज़ायर्स टू जस्ट इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, चाहे वो 5% ऑफ इनकम हो, 10% ऑफ इनकम हो, बाकी आप स्पेंड कर लो, बट क्योंकि वो हैबिट मसल फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। देखो, एक 25 साल के लड़के का या लड़की का कितना इनकम होगा, राइट? इनकम तो ज़्यादा होता नहीं है, और वो कितना सेव कर पाएगा, बट वो जो भी सेव कर रहा है हैबिट बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सेविंग्स के बारे में मैं कैसे सोचूं? आई मीन फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट, अगर मैंने 30,000 रुपये खर्च कर दिए, 50,000 रुपये मेरी इनकम थी, उस 20,000 में से मैं सारा का सारा इन्वेस्ट कर दूं अक्रॉस, एंड व्हाट इज़ अ गुड प्रोडक्ट टू स्टार्ट विद? The best product according to me for anybody to start with is mutual funds. Okay. क्योंकि बहुत सिंपल प्रोडक्ट है समझने के लिए, बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, तो कोई रिस्क नहीं है कि आपके पैसे डूब जाएंगे, राइट? और वेरी लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, राइट? तो वो प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं लगता है, राइट? तो म्यूचुअल फंड्स इज प्रोबेबली द बेस्ट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मी। अगर म्यूचुअल फंड समझ में नहीं आता बट आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, गो फॉर अ रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट से स्टार्ट करो। एक 25 साल के बंदे के लिए कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है, इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं अगर 20,000 रुपये महीने सेव कर रहा हूँ, तो एक साल में मैं 2,40,000 रुपये सेव करूँगा। अगर मैं उस पर 8% रिटर्न कमाऊँ या 12% रिटर्न कमाऊँ, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट? तो मेरे को क्या फोकस करना है कि मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ाऊँ, और मैं मेरी सेविंग्स रेट कैसे बढ़ाऊँ, और मेरी जो एब्सोल्यूट नंबर में सेविंग्स हो रही है उसको कैसे बढ़ाऊँ। तो वो पहला कॉर्पस 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं। हाँ, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जाके कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, या फिर कोई रियल एस्टेट वाली स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया, राइट? तो वो नहीं करना है। प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट जो बहुत सालों से एग्जिस्ट कर रहा है, जो मेजरली सबको पता है, द थंब रूल, राइट? कि अब जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, इंडिया में 90s में ऑलमोस्ट शुरू हो गया था, बहुत पहले से शुरू हो गया था, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, बट इट्स अ वेरी ओल्ड प्रोडक्ट। फिक्स्ड डिपॉजिट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर एज लॉन्ग एज वी नो, राइट? बट
समथिंग लाइक फ्रैक्शनल रियल एस्टेट, It's तो new. अभी इट्स अ कोविड बेबी लार्जली, Yeah, राइट? yeah, yeah, yeah. तो वैसे चीज़ों में नहीं डालना है, स्पेशली यंग लोगों को। तो यंग पर्सन को फोकस तो इसी भी चीज़ पे करना है, अपनी इनकम बढ़ाने पे, ठीक है? Correct. जो सेव हो रहे हैं पैसे, आप बैंक अकाउंट में रख लो, आप एफडी में रख लो, आप रिकरिंग डिपॉजिट में रख लो, या म्यूचुअल फंड में रख लो, बट उसको ऐसा रखो कि आप आज चाहो तो वो पैसे निकाल सको वापस। Liquid हो. यस, लिक्विड। Got it. एक सवाल जो सबके मन में आता है इंडस्ट्री के कि जेन जी वर्सेस मिलेनियल्स। आप एक मिलेनियल हैं? हाँ, हाँ। जेन जी अब 27-28 ईयर्स के हो गए हैं। आई थिंक स्टैट्स भी बोलते हैं दैट 1 out of 4 जेन जी इज अर्निंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। बाय 2025 दिस नंबर विल बी 50%. 2 out of 5 or 2 out of 4 will be, every other person will be earning in the workforce. So वो कैसे सोचते हैं? एंड आप के सारे क्लाइंट्स अभी काफ़ी हद तक जेन जी एंड अर्ली अर्नर्स भी होंगे, अबाउट देयर सेविंग एंड इन्वेस्टिंग हैबिट्स वर्सेस मिलेनियल्स। और आपको ये दिखता है कि शायद वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है एज अपोज टू मिलेनियल्स एट दैट एज। व्हाट इज़ द ट्रेंड? आपका ओपिनियन क्या है? जेनजी, आई मीन ये जेनजी और मिलेनियल्स वाला देखो, एज गैप तो ज़्यादा है नहीं, आई थिंक 10-12 साल का ही है, करेक्ट? हाँ, आई मीन कहाँ एंड होता है कहाँ ख़त्म? हाँ, एवरेज एज 25, एवरेज एज 33, 34, 35, राइट? करेक्ट। तो आई एम 34 ईयर्स ओल्ड, ओके। तो मैं अपने आप को मिलेनियल बोलता हूँ, ठीक है? और लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ 25 ईयर ओल्ड, ठीक है? तो जैसे मैंने पहले बताया था, एक जो यंग बंदा आता है ना आजकल, उनकी सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, पहले उसको समझो आप। उसकी सोर्स ऑफ नॉलेज है सोशल मीडिया, करेक्ट। राइट? तो अब वो किसको फॉलो कर रहे हैं, वो उनके इन्वेस्टमेंट्स में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है? तो मैंने देखा है बहुत सारे क्लाइंट्स के केसेस में, हर एक के पास एक स्मॉल केस का पोर्टफोलियो होता है, हर एक के पास थोड़ा सा क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट होगा, 5,000 का ही होगा चाहे, ठीक है, बट क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट होगा, राइट? किसी के पास थोड़ा सा फ्रैक्शनल रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट भी होगा, वाओ। किसी के पास म्यूचुअल फंड्स भी मिलेंगे, सबके पास, किसी के पास खुद का DIY स्टॉक पोर्टफोलियो होगा, राइट? और मोस्टली सबके पास सब होता है, ये सारी चीज़ें मिलेगी आपको, डिजिटल गोल्ड मिलेगा आपको, राइट? तो ये एक जेनजी वाले पोर्टफोलियो में मिलेंगे आपको। अगेन मैं सबके बारे में आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग एवरीवन, राइट? बट दिस इज व्हाट आई हैव सीन नॉर्मली, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि 35 ईयर ओल्ड का पोर्टफोलियो अलग होता है, बाय द वे। अच्छा। सेम ही होता है, क्योंकि पीपल लोगों को एग्जैक्टली पर्सनल फाइनेंस स्पेस में करना क्या है वही नहीं पता, ठीक है? मैंने भी किया है क्रिप्टो में इन्वेस्ट, बाय द वे, बट इज जस्ट 5,000 रुपीज़ दैट आई इन्वेस्टेड, और अब वो मेरे पैसे निकल भी नहीं रहे हैं, बाय द वे, वो वजीर एक्स का इशू होने के बाद। आई हैव सीन कि पोर्टफोलियोज तो सेम होते हैं, इन्वेस्टमेंट सेम होते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द रॉन्ग प्लेसेस। देखो, एडवाइस लेना है तो आप बुक्स पढ़ो, ठीक है? क्योंकि बुक्स में जनरली आपको अच्छी एडवाइस ही मिलेगी, कोई बुरी एडवाइस वाली बुक नहीं मिलेगी, करेक्ट? या फिर आप ऐसे पर्सन से एडवाइस लो जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में 10 साल, 15 साल, 20 साल से है। आई थिंक ऑन दैट नोट हम एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे एज ग्रुप के हिसाब से ही। वन बिग डिसीजन इन एवरीवन्स लाइफ इज़ द रेंटिंग वर्सेस बाइंग हाउस डिबेट। इंटरनेट पे आग लगी हुई है फॉर वेरियस रीजंस, हु हैव गिवन वेरियस ओपिनियंस ऑन दिस टॉपिक। You live in a house of your own, of course, but that you didn't probably invest or spend money in. बहुत लोगों के पास ये privilege नहीं होता है, and they're still living in rented accommodation. Marriage also plays a vital role in this, कि वो इमोशनल रीज़न या सेफ्टी रीज़न होता है दैट खुद का घर होना चाहिए फिर स्टार्टिंग अ फैमिली, काफ़ी लोगों के दिमाग में होता है। यू वुड हैव सीन योर पेरेंट्स जनरेशन, आपने अपना एग्जाम्पल देखा है और आपने आपसे यंगर ऑडियंसेस का भी एग्जाम्पल देखा है। हैव यू ड्रॉन अ कंक्लूजन और फ्रेमवर्क कि इस बेसिस पे डिसीजन, सही गलत तो मुझे पता है सब्जेक्टिव होता है, बट इस बेसिस पे लोगों को डिसीजन लेना चाहिए? देखो, घर खरीदने का डिसीजन ना फाइनेंशियली अगर आप कभी भी लोगे तो रेंटिंग विल जनरली मेक सेंस, ठीक है? एवरीबडी नोज दैट, अच्छा, राइट? बट घर खरीदने मैं
आप ये एक एग्जांपल पे ब्रेक डाउन करके समझा सकते हैं व्हाई डज द रेंटिंग इक्वेशन मेक मोर सेंस देन बाइंग? सिंपल है ना, रेंटल यील्ड तो 2-3% ही है ऑफ द कॉस्ट ऑफ माई प्रॉपर्टी। करेक्ट। तो अगर मेरी प्रॉपर्टी का कॉस्ट 1 करोड़ है फॉर एग्जांपल, ठीक जिसमें है। मैं रह रहा हूँ, उसको अगर आप रेंट पे लगाओगे तो 15 से 20 हज़ार रुपये महीने के रेंट पे लगेगा। 3 लाख रुपए तो साल का। हाँ, मैक्सिमम 3 लाख रुपए साल का रेंट है, तो 3% का रेंटल यील्ड हो गया। हम्म, अब उसमें से आपको प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है उसको भी पे करना है, अगर कुछ रिपेयर्स और मेंटेनेंस आ गया उसको भी पे करना है। तो अगर आप ओनर हो तो वो सारा हेडेक आपका है, बट जब आप रेंटर हो तो प्रॉपर्टी टैक्स लैंडलॉर्ड पे करेगा, रिपेयर्स और मेंटेनेंस लैंडलॉर्ड टेक केयर करेगा, आपको सिर्फ रेंट पे करना है, राइट? तो मैथमेटिकली तो देखो, जनरली रेंटिंग विल मेक सेंस, बट आई हैव नॉट सेड नो टू एनी ऑफ माई क्लाइंट टू बाय अ हाउस। अच्छा। तो इसमें द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज टाइमिंग ऑफ द बाइंग ऑफ द हाउस, कब खरीदना है पहली बात, ओके। और दूसरी बात कितने रुपए का खरीदना है, ठीक है? तो कब खरीदना है, मेरे हिसाब से एक somebody who is 25 years old और somebody who is in 20s, उसे नहीं खरीदना चाहिए घर, it's too early for him. ओके। मल्टीपल रीजंस, आप समझो इसके बारे में। आज आप बेंगलोर में काम करते हो, मैं हैदराबाद में काम करता हूँ। अगर मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है दिल्ली में या सिंगापुर में, दुबई में, यूएस में, तो मुझे मूव करना पड़ेगा। फिर उस घर का क्या होगा? फिर मैं उसको रेंट करूँगा और 2% कमाऊँगा। हाँ, लोन भी रहेगा मेरा करस्पॉन्डिंग, पहली बात तो वो। दूसरी बात, एज अ 25-year-old मेरी शादी नहीं हुई है, तो फ्यूचर में जब मेरी शादी होगी, मेरी फैमिली एक्सपैंड होगी, ये घर सही लोकेशन पे नहीं होगा, या फिर स्कूल्स के पास नहीं होगा, या फिर साइज छोटा होगा, तो मुझे घर चेंज करना रहेगा। तो एक जब आप घर खरीदने के रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन करते हो तो बहुत सारे कॉस्ट होते हैं उसमें। सिर्फ कॉस्ट ऑफ बाइंग द हाउस नहीं है, आप ब्रोकरेज पे करोगे, आप स्टैम्प ड्यूटी पे करोगे, आप रिपेयर फर्निशिंग पे खर्चा करोगे, राइट? तो वो सब चीज़ें ऐड हो जाती है, करेक्ट? अगर आप उसको मल्टीपल टाइम्स करोगे तो आपका जनरली लॉस ही होता है, ठीक है? बट तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है जब घर खरीदना है, बिकॉज इट्स एन इमोशनल डिसीजन, राइट? सबको अपने घर में रहना है, किसी को किसी और के घर में नहीं रहना है जो आपको बार बार बोले कि क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है? बट उसको सही टाइम पे खरीदो, जनरली इन योर 30s व्हेन यू आर मोर सेटल्ड, जब आपको पता है कि आप अपनी लाइफ कहाँ स्पेंड करोगे, यहाँ आपके किड्स हो जाएंगे, वो कौन से स्कूल में जाएंगे, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू इट। देन वन मोर थिंग टू लुक एट इज, जब आप घर खरीद रहे हो, कितने का घर खरीद रहे हो? ओके। इज देयर अ रूल कि, मतलब समझ गया, बट ऐसा कुछ फ्रेमवर्क कि मेरे इनकम का इतना एक्स होना चाहिए मेरा ईएमआई, या इतना परसेंट होना इफ चाहिए? इट्स अगर 25 से 30% के आसपास है आपका ईएमआई, देन प्रोबेबली यूर इन अ गुड पोजीशन। समझ गया। क्योंकि 25 से हाउसिंग इज द बिगेस्ट कॉस्ट फॉर एनीवन, करेक्ट? तो अगर हाउसिंग जो मेरा बड़ा खर्चा है 25 से 30% ऑफ माई इनकम हो जाता है, तो अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, स्कूल फीस विल बी अनदर से 30 to 40%, एंड यू कैन सेव 20-30% ऑफ योर इनकम फॉर योर अदर गोल्स, राइट? फिर इनकम बढ़ते रहेगी तो ईएमआई तो सेम ही रहेगा। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ते रहेगी फ्यूचर में, वो आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में ऐड होते रहेगा। गाड़ी खरीदने के लिए कोई रूल ऑफ थंब? गाड़ी खरीदने के लिए देखो कोई एज सच रूल ऑफ थंब नहीं है, एज लॉन्ग एज आपकी फाइनेंसेस अलाउ करते हैं आप कभी भी खरीद सकते हो गाड़ी, ठीक है? बट 20 लाख की गाड़ी और 10 लाख की गाड़ी, अल्टीमेटली यूटिलिटी तो सेम है, ठीक है? ट्रैफिक में अटकना है। ट्रैफिक में अटकना है एसी में बैठना है और ट्रैफिक में अटकना है, ठीक है? तो जितने ज़्यादा डीपर पॉकेट और आपकी ईएमआई की अफोर्डेबिलिटी, उतनी महंगी गाड़ी खरीदो। क्योंकि अब कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर 5 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो और 1.5 लाख का डाउन पेमेंट कर रहे हो, तो अगर 3.5 लाख का लोन है 3 साल का, सिर्फ प्रिंसिपल हम कंसिडर करते हैं तो 10,000 रुपये महीने का प्रिंसिपल पेमेंट हो गया, तो वो अफोर्डेबल है, राइट? तो ऐसी बात नहीं है कि गाड़ी खरीदने के लिए आपको बहुत सोचना है या बहुत मैथमेटिक्स करना है। महंगी गाड़ी भी खरीदो, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि महंगी गाड़ी मत खरीदो, बट सही टाइम पे खरीदो। मैंने जो पहली गाड़ी खरीदी थी, हमारी फैमिली की जो पहली गाड़ी थी वो सेंट्रो थी। ओके। उसके बाद वी अपग्रेडेड टू i20, ओके। ठीक है? और उसके बाद नाउ आई ड्राइव अ जीप कंपास। So you upgrade your lifestyle based on your increase in your income and your financial situation. Simple as that. Nice.
एक आपके लिए तो ऑब्वियस, लेकिन बहुत लोग अंडररेटेड कहते हैं, मैं उसको अंडर एक्सप्लेन्ड कहता हूँ. द मोस्ट अंडर एक्सप्लेन्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम could be insurance, right? For someone to know about. How do you explain insurance to a 23-year-old? Okay, a very good question. So let us first understand the meaning of insurance. Insurance का मतलब क्या है? Anything which covers my risk. ठीक है? तो इंश्योरेंस का सिंपल मतलब है रिस्क का कवर. अब एक इंडिविजुअल और एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ में क्या क्या रिस्क होते हैं उनको लिस्ट आउट कर देते हैं. ठीक है. तो पहला रिस्क हो गया एक्सीडेंट का. ठीक है. दूसरा रिस्क हो गया कि कोई बीमारी हो गई, हॉस्पिटलाइजेशन होगा. तीसरा रिस्क हो गया डेथ का. ठीक है. तो ये 3-4 बड़े रिस्क हैं जी. राइट. तो अब इन रिस्क को कवर कैसे करना है उसके बारे में सोचो. ठीक है. जब आप एक कार खरीदते हो तो मैंडेटरी है कि आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि वो लॉ कहता है जी. इसलिए आप इंश्योरेंस भी खरीदते हो. तो जब आप एक्सीडेंट अगर सपोज आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया तो आपको एक पे आउट मिलेगा. तो आप ज़बरदस्ती तो अपने कार को नहीं जाके एक्सीडेंट कराओगे कि आपको इंश्योरेंस का पे आउट मिले. राइट. हेल्थ के साथ भी वही, आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हो इसीलिए कि अगर कभी मेरी तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो मेरे जेब से पैसे ना लगे, इंश्योरेंस कंपनी मेरे रिस्क को कवर करे जी. जो भी मेरा हॉस्पिटल बिल होगा वो इंश्योरेंस कंपनी दे, मैं ना दूँ. इसीलिए आप हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीदते हो. बट जब लाइफ इंश्योरेंस की बात आती है ना, तो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लग जाते हैं कि इसमें कितने पैसे वापस मिलेंगे, इसमें कितना रिटर्न आएगा. अच्छा. बट इंश्योरेंस का मतलब तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं. जी. करेक्ट. इंश्योरेंस का मतलब तो है रिस्क का कवर, और लाइफ इंश्योरेंस में रिस्क क्या है? डेथ है. जी. तो अब उसको कवर करने के बारे में सोचो ना. आप पैसे रिटर्न आने के बारे में क्यों सोच रहे हो? आप कार इंश्योरेंस में तो नहीं सोचते हो, आप हेल्थ इंश्योरेंस में तो नहीं सोचते हो, लाइफ इंश्योरेंस में क्यों सोचते हो? इसीलिए सोचते हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स है और जो सेल्समैन है वो आपको ऐसा बिलीव करा दिया है उन्होंने कि लाइफ इंश्योरेंस मीन्स एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट. तो वो टू बी, क्या ये एक ही कंपनी करती है? नहीं, बहुत सारे कंपनी, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज हम जानते हैं कौन सी कंपनी करती है. So see, anybody who is manufacturing an insurance product, right, will probably have a product which is also a mix of insurance and investment, because वो सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है उनके लिए. Got it. ठीक है. तो इसीलिए वो बेचते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग गलत है, बट इस पॉइंट ऑफ व्यू में जो आदमी खरीद रहा है, जो पर्सन खरीद रहा है, उसे ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या प्रोडक्ट खरीद रहा है, कौन से उसमें क्या एक्चुअल बेनिफिट है. अगर आप इस थंब रूल से जाओगे कि इंश्योरेंस का मतलब ही मेरा रिस्क कवर है, तो आप कभी उसमें रिटर्न सीख ही नहीं करोगे. सिंपल. अगर आप, इसीलिए मैंने बोला था पर्सनल फाइनेंस बहुत सिंपल है, 3 or 4 पिलर्स ओनली. राइट. तो इंश्योरेंस इज वन ऑफ द पिलर्स. राइट. इंश्योरेंस मीन्स रिस्क कवर. सो एज लॉन्ग एज यू आर कवरिंग योर रिस्क, यू आर गुड. यू विल नॉट एंड अप इन अ ट्रैप. कभी भी कोई भी आपको गलत प्रोडक्ट बेच ही नहीं पाएगा. आई एम दैट 24-25-year-old अगेन. 50,000 रुपये मेरी कंपनी मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस देती है. करेक्ट. इज दैट इनफ? इट्स नॉट इनफ. कैसे? आप एक बात समझो, एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. जब आपको एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है, आपके अलावा बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को भी दे रहा है, तो उनका तो एक बजट होगा ना कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट पे इतना खर्चा करूँगा. ओके. करेक्ट. तो अगर मेरा बजट कम है तो जो मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन करूँगा, क्योंकि जब आप इसको ग्रुप इंश्योरेंस बोलते हैं बाय द वे, जब आप ग्रुप इंश्योरेंस क्रिएट करते हो ना, तो प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बायर. तो कंपनी कैन वर्क विथ एन इंश्योरेंस कंपनी कि मेरा बजट इतना है, इतने एम्प्लॉयज़ को कवर करना है, तो आप बताओ क्या क्या बेनिफिट्स पॉसिबल होंगे विद इन माई बजट. तो द प्रोडक्ट इज़ नॉट क्रिएटेड कंसिडरिंग कि पार्थ के लिए सबसे बेस्ट इंश्योरेंस कौन सा है. दैट्स द बिगेस्ट थिंग. राइट. सेकेंड इज द अमाउंट ऑफ कवर. जनरली कितना होता है? 3 lakhs to 7 lakhs इज व्हाट आई हैव सीन. ओके. एम्प्लॉयर जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं. ओके. बट आप सोचो 20 दिन 25 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन हो गई तो कितना बड़ा बिल आएगा. तो बाकी का कॉस्ट कौन कवर करेगा? राइट. हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है ना, एक्सीडेंट हो सकता है बिकॉज जिसकी वजह से सर्जरीज हो या एक्सीडेंट हॉस्पिटलाइजेशन हो, कुछ भी हो सकता है. बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे 30-year-old का भी हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है. राइट. तो वो एक केस हो गया. लास्टली
जब आप एम्प्लॉयर इंश्योरेंस पे डिपेंड करते हो, तो सपोज आपने जॉब क्विट कर दी, सपोज आप ब्रेक ले रहे हो अपने एम्प्लॉयमेंट में से, सपोज आपने परमानेंटली क्विट कर दी और आप रिटायर हो गए, हर केस में आपके पास इंश्योरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर इंश्योरेंस तो तब तक ही है जब तक आपका कंपनी के साथ जॉब एक्टिव है, करेक्ट। और उस दिन अगर आपकी कोई डायग्नोसिस है, आपको कोई भी बीमारी हो गई, सिंपल थिंग लाइक बेसिक थिंग्स लाइक वेरी हाई डायबिटीज़, जहाँ पे आपको इंसुलिन लेना पड़ रहा है, या फिर हाई बीपी फ्रॉम अ यंग एज, राइट, या फिर कोई और डायग्नोसिस, राइट, मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल्स लिया, तो आप इंश्योरेंस कंपनी के लिए अनइंश्योरेबल बन जाते हो। देखो आज प्रोडक्ट्स है जो बीपी डायबिटीज़ को भी कवर करते हैं, बट वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि डायबिटीज़ और बीपी का मैग्नीट्यूड क्या है, बट देयर कुड बी केस जहाँ पे आप अनइंश्योरेबल बन गए। अगर आप अनइंश्योरेबल बन गए तो फिर आपके पास तो इंश्योरेंस रहेगा ही नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो आप जब तक अलाइव हो तब तक उसको यूज़ करोगे। पर्सनली मेरा हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 1 करोड़ का कवर है। सो हाई हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी टेल यू व्हाई। सो हाई हेल्थ इंश्योरेंस इसीलिए इंपॉर्टेंट है दो चीज़ों को कवर करने के लिए। एक तो हो गया टेल रिस्क इवेंट। टेल रिस्क इवेंट का ये मतलब हो गया कि मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था 20 से 25 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन, कोई बड़ी बीमारी जी, उसको कवर करने के लिए, क्योंकि 5-10 लाख की इंश्योरेंस से कुछ नहीं होगा वहाँ पे। तो वो एक चीज़ हो गई। दूसरी हो गई इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए। अच्छा, जब अगर एक 25 साल का बंदा इंश्योरेंस खरीद रहा है, तो अगर वो 100 साल तक जिएगा तो उसको तो 75 ईयर्स के लिए इंश्योरेंस चाहिए, करेक्ट। तो आज अगर मैं सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस खरीदूं तो 20 साल बाद तो उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। इसीलिए जितना हाई हो सके उतना हाई खरीदो। गॉट इट। आई थिंक इंश्योरेंस पे तो हम एक अलग सीरीज कर सकते हैं नीरज के साथ, इतने क्वेश्चंस हैं आंसर करने के लिए। अभी आई थिंक अर्ली डिसीजंस ऑफ टेकिंग सर्टन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। देयर इज़ अ मिथ, एटलीस्ट मेरे टाइम पे थोड़ा था, कि ओनली रिच पीपल कैन अफोर्ड क्रेडिट कार्ड्स। ये क्यों है? ये ऐसा क्यों था? वाई हैज़ देयर बीन अ टैबू अबाउट क्रेडिट कार्ड्स इन इंडिया, जहाँ पे अगर हम कंपेयर करें वेस्टर्न इकोनॉमीज़ पे तो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स एंड मल्टीपल क्रेडिट लाइंस होती है लोगों के पास। ये वेयर डू यू थिंक दिस केम फ्रॉम? एंड ये शिफ्ट हो रहा है माइंडसेट डेफिनेटली शिफ्ट हो रहा है। It's because of the traditional mindset where we are coming from, right? Again, our parents, grandparents never use these products. पहले उतना था भी नहीं, right? I mean, pre-2000 era, credit cards were not so prevalent in India. I remember my dad started using credit card somewhere in 2004, 2005. ठीक है। और तो वो मिथ है, लोगों को लगता है कि क्रेडिट कार्ड से आप डेट ट्रैप में आ जाओगे, आप बहुत लोन्स ले लोगे, आप ज़्यादा पैसा खर्च करोगे। तो ये है, देखो थोड़े लोग करते भी है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते, बट मैं जनरली सबको क्या एडवाइस देता हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करो। अगर आप स्मार्टली यूज़ कर सकते हो तो पहली बात तो आप बहुत सारा रिवॉर्ड्स और रिटर्न उसमें से जनरेट कर सकते हो, बट पुटिंग दैट असाइड, यूज़ इट एज अ टूल, राइट, फाइनेंशियल टूल लाइक एनी अदर फाइनेंशियल टूल दैट यू यूज़। आप बैंक अकाउंट यूज़ करते हो पैसे रखने के लिए, तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करो कि अपने घर का जो खर्चा है वो उस पर आप डाल दो, सो दैट आपको योर लाइफ बिकम्स ईजियर, राइट। अल्टीमेटली इट्स अ टूल टू मेक लाइफ ईजी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्रेडिट कार्ड इज़ अ फैंटेस्टिक टूल। मेरा जो पहला क्रेडिट कार्ड था, आई गॉट इट एज अ 22-year-old। ऑब्वियसली आई फैंसी क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल नहीं थे क्योंकि मेरी इनकम कम थी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फिक्स डिपॉजिट क्रिएट किया था और उस फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट बैंक ने मुझे क्रेडिट कार्ड इशू किया था। ये अभी भी शायद सबसे कॉमन वे है टू गेट योर फर्स्ट क्रेडिट कार्ड। दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट वे टू गेट, सिंस क्योंकि अगर आप अभी इनकम अर्न करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास तो कोई क्रेडिट हिस्ट्री है नहीं, कोई क्रेडिट स्कोर बिल्ड नहीं हुआ, तो कोई भी आपको कोई क्रेडिट प्रोडक्ट ऑफर नहीं करेगा। सिंपल बिजनेस ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि आप अगर कोई हिस्ट्री नहीं है तो आपको कोई भी लोन का प्रोडक्ट नहीं देगा। तो इस केसेस में क्या कर सकते हो कि आप एक एफडी बनाओ और उस एफडी के अगेंस्ट आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। तो अगर एफडी सपोज आप 1 लाख रुपए की कर रहे हो तो आपको 60% to 80% ऑफ दैट एफडी का क्रेडिट लिमिट का कार्ड मिल जाएगा। Got it. 50 to 60% of FD. Generally depends from bank to bank, but 60-70% is what I have seen. Got it. As a 23-year-old, what should be my thinking behind this? कि
रिवॉर्ड्स के लिए मैक्सिमाइज करूं, या मुझे कोई भी अगर कोई क्रेडिट कार्ड दे दे तो उसके लिए ही ऑप्टिमाइज करे? अब आई थिंक इतने सारे प्रोडक्ट्स आने लग गए हैं को ब्रांडेड, जहाँ पे लोग अगर फूड स्पेंड ज़्यादा करते हैं तो उनका को ब्रांडेड, या ट्रैवल स्पेंड ज़्यादा करते हैं. What is a good starting point for a 23-year-old? So for a 23-year-old, see, firstly, let me explain कि क्रेडिट कार्ड में किस टाइप के रिवॉर्ड्स होते हैं. जी. ठीक है, पहला तो होता है कि आपको स्टेटमेंट क्रेडिट मिल गया, कैशबैक. जी. ठीक है, कि आपने 100 रुपये स्पेंड करें तो 1 रुपये से 5 रुपये तक आपको वो क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी आपकी स्टेटमेंट में वापस डाल देगी. ठीक. दूसरा हो गया कि जो आपको क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स मिलेंगे जी. वो पॉइंट्स के अगेंस्ट आपने कोई गिफ्ट वाउचर ले लिया या कोई गिफ्ट ले लिया. जी. ठीक है. तीसरा हो गया कि जो क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स मिलते हैं उससे आप ट्रैवल करते हो. ओके. तो हाईएस्ट जो आपका रिवॉर्ड रेट होता है, इफेक्टिव रिवॉर्ड रेट जिसको हम कहते हैं, वो ट्रैवल वाले रिडेम्पशंस में ज़्यादा होता है. ओके. तो अगर आप क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स अर्न कर रहे हो, अगर आप उसको ट्रैवल के लिए यूज़ करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा अपने खर्चे पे रिटर्न मिलेगा. ठीक है. बट एक 23-year-old के लिए ये वाले कार्ड्स पॉसिबल नहीं हो सकते हैं प्रॉबली, जनरली, क्योंकि ये कार्ड्स के लिए आपकी एलिजिबिलिटी ज़्यादा होती है. जैसे जनरली मैंने देखा है कि जो भी बेसिक ट्रैवल कार्ड है उसका भी मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट है 6 लाख रुपीज़ पर ईयर. गॉट इट. ठीक है. उसके बाद अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड पॉइंट से ट्रैवल करना है तो खर्चा भी तो ज़्यादा करना पड़ेगा ना. सपोज अगर मुझे 1 लाख रुपए का हॉलीडे चाहिए, राइट, थ्रू क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स, तो और मेरी जो क्रेडिट कार्ड से रिटर्न रेट है वो अगर 10% भी है, 10% तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं 10%, तो भी आपको 10 लाख रुपए तो खर्च करने पड़ेंगे ना. जी. तो वो एक 23-year-old के लिए पॉसिबल नहीं है. जी. तो 23-year-old को कहाँ स्टार्ट करना चाहिए? 23-year-old के लिए ऐसे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं, तो उसको कोई क्रेडिट कार्ड देगा नहीं. तो या तो वो एफडी वाले कार्ड्स के साथ स्टार्ट कर सकता है, या फिर वो कैशबैक कार्ड्स, जो फ्री क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल है, वहाँ से स्टार्ट कर सकता है. तो क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे और उसकी रिपेमेंट करते रहेंगे तो एक क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होगी. उसके बाद वो उनकी एलिजिबिलिटी बढ़ते रहेगी टू गेट बेटर कार्ड्स. गॉट इट. आई थिंक ये एक और ऐसा टॉपिक है जिस पे हम डाइसेक्ट कर सकते हैं अबाउट कैसे आपके लाइफस्टाइल के लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड सही रहता है. नीरज, थैंक यू फॉर योर टाइम. आई थिंक आज हमने जाना कि इन्वेस्टमेंट एंड गोल्स कैसे बदलते हैं जनरली, एंड हाउ पीपल अप्रोच financial saving and planning as a 23-25-year-old, how these change for a 34-35-year-old. Life events कैसे change करती है towards an approach in this sense and field. There are many things that we need to unfold, which is the entire insurance space, which is the entire mutual fund space, and which is the entire conversation that we had around credit cards especially. We will do a separate episode on each of these with Neeraj hopefully soon, and bring more light to some of the things that we missed out speaking about today. Thank you, Neeraj. We hope to see you and present your thoughts to the audience. Thank you, Parth. Thank you for inviting me. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.